Hello students, today we will discuss about introduction to radiation physics। आज हम रेडिएशन फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रकृति में घटित होने वाली लगभग सभी तीर्थगत घटनाएं न्यूटन की गतिकी के सिद्धांतों द्वारा बखूबी समझाई जा सकती हैं, लेकिन प्रकृति में कुछ ऐसी घटनाएं भी विद्यमान हैं, जैसा कि सूर्य का निरंतर ऊर्जा का स्रोत बने रहना तथा सूर्य से ऊर्जा का पृथ्वी पर पहुंचना आदि चीजों को न्यूटन के गतिकी के सिद्धांतों द्वारा समझाया नहीं जा सकता है। अतः इनको समझने हेतु हमें पदार्थ की दोहरी अवस्था की परिकल्पना को समझना होगा, अर्थात डुअलिटी ऑफ मैटर एज ए पार्टिकल एंड वेव नेचर। कुछ एक्सपेरिमेंट पदार्थ के कण व्यवहार द्वारा एवं कुछ एक्सपेरिमेंट पदार्थ के तरंग व्यवहार द्वारा समझाए जाते हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हुए आपको यह समझाने का प्रयत्न करेंगे कि आपने प्रारंभिक कक्षाओं में रेडिएशन शब्द का प्रयोग कहाँ किया था। आप जैसा कि जानते हैं कि हीट ट्रांसफॉर्मेशन के 3 प्रोसेस हैं, जिन्हें कि रेडिएशन, कन्वेक्शन एंड कंडक्शन के नाम से जानते हैं। इनको उदाहरण के तौर पर एक चित्र के माध्यम से हमने यहाँ समझाने का प्रयत्न किया है, जिसमें कंडक्शन के उदाहरण के तौर पर एक धातु की छड़ को अग्नि के समीप गर्म करने का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, जिसमें परमाणु से परमाणु निकटतम परमाणु तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। यह प्रक्रिया कंडक्शन के रूप में जानी जाती है। तथा अग्नि के ऊपर कोई जल पात्र में पानी को गर्म करना और जल से एयर में ऊष्मा का स्थानांतरण या मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कन्वेक्शन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। साथ ही रेडिएशन का एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं कि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का पृथ्वी पर पहुंचना एक रेडिएशन का बखूबी और बेहतरीन एग्जाम्पल के रूप में प्रस्तुत होता है। साथ ही अब हम रेडिएशन के बारे में और विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसा कि आप यहाँ समझ पाए हैं कि रेडिएशन एक ऊर्जा का ही प्रकार है, अर्थात रेडिएशन इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक ऊर्जा का ही फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का ही एक प्रकार है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हुए आपको यह समझाने का प्रयत्न करेंगे कि रेडिएशन का शाब्दिक महत्व क्या है। एंड रेडिएशन इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसे कि एक रेडिएंट ऊर्जा के नाम से भी हम जानते हैं। अतः जब रेडिएशन के बारे में एक विस्तृत चर्चा अगर हमें करनी है तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जुड़ी हुई कुछ प्रॉपर्टीज को भी जानना पड़ेगा, जैसा कि वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। वेवलेंथ यहाँ पर प्रदर्शित की गई है चित्रण के माध्यम से। इसमें 2 कंजुगेटिव इंसिडेंसेस के बीच की दूरी को वेवलेंथ के रूप में प्रदर्शित किया गया है तथा इकाई समय में घटित होने वाली घटनाओं की संख्या या कंकरेंस ऑफ द इंसिडेंसेस इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज ए फ्रीक्वेंसी। और वहीं पर एम्पलीट्यूड को रेस्ट पोजीशन से उसके क्रस्ट तक की दूरी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसे एम्पलीट्यूड भी हम कह सकते हैं। अब रेडिएशन को एक और उदाहरण के रूप में हम एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन के कर्व के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करेंगे। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हम जनरली उदाहरण के तौर पर एक बल्ब का उदाहरण दिया है। अगर इस बल्ब का कनेक्शन एक वोल्टेज रेगुलेटिंग डिवाइस के साथ कर दिया जाए, जिसमें कि वोल्टेज B को एक रेगुलेटर डिवाइस के माध्यम से रेगुलेट किया जाए, तो जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है, और करंट बढ़ता है तो फिलामेंट का टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो इस तरह से अगर हम इसको 0 वोल्ट से लेकर धीरे धीरे इस फिलामेंट के टेम्परेचर को बढ़ाएं वोल्टेज के माध्यम से, तब हम देखते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम 0 से आगे वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो लगभग 20 से 30 वोल्ट के मध्य इस फिलामेंट का रंग रेड कलर का प्रदर्शित होता है।
तथा जब इसको और हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये रंग धीरे धीरे येलो रंग में परिवर्तित होता है तथा येलो से ये परिवर्तित होते हुए व्हाइटिश कलर में परिवर्तित हो जाता है। अतः इससे यह प्रदर्शित होता है कि कम टेम्परेचर पर अर्थात लो टेम्परेचर पर फिलामेंट का कलर रेड कलर था और हाई टेम्परेचर जैसा कि वोल्टेज बढ़ाया तो हाई टेम्परेचर पर फिलामेंट का कलर व्हाइट कलर में परिवर्तित हो गया। अगर हम इसको एक वेवलेंथ के इंटेंसिटी फंक्शन तथा वेवलेंथ फंक्शन के कर्व के माध्यम से समझें, जो कि बाई एक्सिस में हमें यहाँ इंटेंसिटी का एक फंक्शन u लैम्डा लिया हुआ है तथा x एक्सिस में लैम्डा इन नैनोमीटर ली हुई है, तब हम देखते हैं कि रेड कलर जो है वो वेवलेंथ ज्यादा रखता है और जो येलो कलर है वो वेवलेंथ इससे कम रखता है। अर्थात जो विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है वो 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर ऑर्डर का होता है। और अगर इस कर्व के माध्यम से बखूबी हम अगर समझने का प्रयत्न करें तो हम समझ पाते हैं कि लो टेम्परेचर पर इस का कर्व कुछ इस तरह से प्रदर्शित होता है और जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये कर्व इस तरह से प्रदर्शित होता है और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये कर्व ऐसे प्रदर्शित होता है। अर्थात इसमें अगर लैम्डा मैक्स के साथ अगर रिलेशन निकालें यानी अधिकतम इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लैम्डा मैक्स के साथ रिलेशन निकालें तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू घटती हुई जाती है। अर्थात लैम्डा मैक्स और टेम्परेचर का गुणांक एक कांस्टेंट को मेंटेन करता है जिसे बीन कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, बीन्स कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं तथा इस पूर्ण प्रक्रिया को एक बीन डिस्प्लेसमेंट लॉ के नाम से हम डिस्प्लेसमेंट लॉ के नाम से प्रदर्शित कर सकते हैं। इससे हमें ब्लैक बॉडी द्वारा रेडिएशन के इमिशन के बारे में एक संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो पाती है और हम ये बेहतरीन तरीके से समझ पाते हैं कि लो टेम्परेचर पर वेव का व्यवहार यानी वेव की तरंगदैर्घ्य हाई होती है तथा हाई टेम्परेचर पर वेव की तरंगदैर्घ्य लो पाई जाती है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हुए आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को समझाने की प्रयत्न करेंगे जो कि ब्रह्मांड में व्याप्त है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हमने विभिन्न कैटेगरियों में विभाजित किया हुआ है, जिसे कि क्रमशः रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज व कॉस्मिक रेज के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अगर हम रेडियो वेव से लेकर कॉस्मिक रेज तक के स्पेक्ट्रम में बढ़ते हैं तो हमारी वेवलेंथ घटती हुई जाती है तथा फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई जाती है। अर्थात हमें दैनिक दिनचर्या में अगर इनके उपयोग के बारे में अगर हम बात करें तो हमें पता चलेगा कि रेडियो वेव्स का हम एफएम रेडियो, एएम रेडियो में बहुत ही बड़ी संख्या में उपयोग करते हैं तथा मोबाइल सेल फोन में रेडियो वेव्स का बेहतरीन उपयोग है एवं माइक्रोवेव का उपयोग भोजन पकाने आदि के लिए किया जाता है, जैसा कि हम माइक्रोवेव ओवन हमारे घरों में यूज करते हैं। एवं ह्यूमन बॉडी से जुड़ी हुई जो वेवलेंथ है वो की इंफ्रारेड कैटेगरी में आती है और हमारी मानवीय बॉडी जो कि इंफ्रारेड का एक कंटिन्यूअस एमिशन का सोर्स माना जा सकता है तथा जो इंफ्रारेड है इसका हम प्रयोग रिमोट वगैरह आदि में भी बहुत प्रचलित रूप से करते हैं, जो कि डिवाइस को रेगुलेट करने का काम करते हैं। और इंफ्रारेड एवं अल्ट्रावायलेट के बीच में ही एक विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम आता है और इस विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम को हम विव गौर के नाम से जानते हैं। जैसे जैसे हम
रेड कलर से लेकर वॉयलेट तक बढ़ते हैं तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा और वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम विजिबल स्पेक्ट्रम में पाई जाती है। तथा आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि अल्ट्रा वॉयलेट रेज के जो एग्जाम्पल हैं वो सनबर्न आदि के जो एग्जाम्पल हैं इसमें आते हैं। तथा इससे आगे बढ़ते हुए हमें बखूबी ही पता है कि एक्सरे और गामा रेज का उपयोग हम मेडिकल के क्षेत्र में बहुत ही प्रचुरता से करते हैं, जैसा कि एक्सरे का प्रयोग डायग्नोस्टिक में एवं रेडिएशन थेरेपी में, साथ ही साथ गामा रेज का उपयोग रेडिएशन थेरेपी के रूप में, कैंसर के उपचार के रूप में किया जाता है। और यहाँ पर हमने निचली स्तर पर दिखाया गया है कि फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ती है और वैसे वैसे वेवलेंथ डिक्रीज होती जाती है। और विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम को हमने विबग्योर के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इसका अर्थ ये है कि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा और वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम, और जिसको कि विबग्योर के नाम से विजिबल रेंज के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हुए इनको एक प्रॉपर्टीज के माध्यम से आपको टैबुलेट करके यहाँ समझाने का प्रयत्न करेंगे, जिसमें कि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, फोटोन एनर्जी एवं उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में उल्लेख किया गया है। जैसा कि इसमें प्रदर्शित किया गया है कि रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है वो 3 किलोमीटर रेंज से लेकर सेंटीमीटर रेंज में होती है। वहीं पे इंफ्रारेड की जो वेवलेंथ है वह 100 माइक्रोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक ऑर्डर की, एवं अल्ट्रावायलेट रेज की जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर से लेकर 10 नैनोमीटर तक रेंज की होती है। और वहीं पर सॉफ्ट एक्सरे की वेवलेंथ 10 नैनोमीटर से लेकर 100 पिकोमीटर ऑर्डर की होती है। और इसी तरह से अगर हम आगे की तरफ बढ़ते जाएं तो हाई एनर्जी जो एसिलेटर्स हैं उनकी वेवलेंथ फर्मी ऑर्डर में प्रदर्शित की गई है। और अगर इनकी एनर्जी के बारे में भी आगे हम चर्चा करें तो फोटोन की एनर्जी भी यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। जो फोटोन की एनर्जी रेडियो वेव्स की होती है वो पिको इलेक्ट्रॉन वोल्ट से माइक्रो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की रेंज की होती है। साथ ही इंफ्रारेड की जो एनर्जी है वो मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज तक की होती है। एवं विजिबल रेंज की जो एनर्जी है वो 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज तक की है। और इससे यह भी प्रदर्शित हो रहा है कि जैसे जैसे हम रेडियो वेव से बढ़ते हुए धीरे धीरे एक्सरे कॉस्मिक रेज की तरफ बढ़ते हैं तो एनर्जी बढ़ती जाती है, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है तथा वेवलेंथ घटती हुई जाती है। तो अर्थात इससे यह प्रदर्शित होता है कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ के साथ संबंध c/λ के रूप में प्रदर्शित होता है, जिसमें कि c को वेलोसिटी ऑफ लाइट तथा लैम्बडा को वेवलेंथ ऑफ एनी वेव रिप्रेजेंट किया गया है और म्यू को जो है वो उस वेव की फ्रीक्वेंसी के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। और ये वेलोसिटी जो कि वैक्यूम में इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के रूप में प्रदर्शित की जाती है। अब यहाँ हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को 2 भागों में विभाजित करने का कार्य करेंगे, जिसमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हम हमारे उपयोगिता के आधार पर 2 भागों में विभाजित कर पाते हैं, जैसा कि आयनाइजिंग एवं नॉन आयनाइजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आयनाइजिंग रेडिएशन उसे कहा जाता है जो कि किसी एटम को एक्साइट और आयनाइज करने के लिए कैपेबल होता है। जैसा कि हमने पाया है कि किसी भी एटम के वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को आयनाइज और एक्साइट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में आवश्यक होती है। अतः 4 से 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का रेडिएशन किसी भी एटम को आयनाइज करने की क्षमता रखता है। अब हम आगे कैलकुलेशन के माध्यम से आपको यह समझाएंगे
कि किस ऑर्डर की वेवलेंथ इस आयनाइजिंग कैटेगरी में आती है और उसका क्या ऑर्डर होता है, और उस ऑर्डर के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि इस वेवलेंथ से कम वेवलेंथ ऑर्डर की रेडिएशन किसी भी एटम को आयनाइज करने की क्षमता रखती है। अब इसको समझने के लिए हमें मैक्स प्लैंक की क्वांटम एनर्जी इक्वेशन को समझना होगा, जो कि E इक्वल टू एच न्यू के फॉर्म में लिखी जाती है, जिसमें कि E जो कि ऊर्जा है तथा H जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू H इक्वल टू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड के रूप में प्रदर्शित की जाती है, तथा म्यू जैसा कि हम आपको पहले समझा चुके हैं ये C अपॉन लैम्बडा के रूप में लिखा होता है, जिसमें C जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम है और जिसकी वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के रूप में दी जाती है, एवं वेवलेंथ रेडिएशन से जुड़ी हुई वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है। अतः इस फॉर्मूले को और सिंप्लीफाई वे में अगर हम लिखना चाहें, अर्थात तरंग दैर्घ्य के समीकरण के रूप में लिखने का प्रयास करें, तो ये Hc अपॉन लैम्बडा के रूप में हम लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन के माध्यम से हम आपको वह तरंग दैर्घ्य निकालेंगे जो कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की है और किसी भी एटम को आयनाइज और एक्साइट करने के लिए कैपेबल है। जैसा कि हमें इक्वेशन से पता चला E इक्वल टू Hc अपॉन लैम्बडा, जहां पर H जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है और जिसकी वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड के रूप में दी गई, तथा जो C जो लाइट की वेलोसिटी है उसकी वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड के रूप में प्रदर्शित की गई। अगर हम एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखें और लैम्बडा को मीटर में लिखें तो ये इक्वेशन इस तरह से प्रदर्शित होगी, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तथा जब हम जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्रदर्शित करेंगे तो इसमें 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे और हमें इस समीकरण के कैलकुलेशन के माध्यम से प्राप्त होगा कि 1240 अपॉन लैम्बडा इन नैनोमीटर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में प्रदर्शित होती है। अगर हम इसमें बेस लाइन के रूप में 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को एक एनर्जी ऑर्डर माने जो कि एटम को आयनाइज और एक्साइट करने के लिए कैपेबल है, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू यहां रखने पर हमें उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो की नैनोमीटर में प्राप्त हो जाती है, जिससे कि हम बता पाते हैं कि उस करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ का ऑर्डर क्या है। और इस वेवलेंथ का ऑर्डर जो कि निकल के आता है 310 नैनोमीटर आफ्टर द कैलकुलेशन, जो कि अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में लाई करती है, जो कि 400 नैनोमीटर से लेकर 10 नैनोमीटर ऑर्डर का है। अर्थात इससे यह प्रदर्शित होता है कि अल्ट्रावायलेट रेज आर कैपेबल टू आयनाइज द मीडियम। इससे यह प्रदर्शित होता है कि अल्ट्रावायलेट भी मीडियम को आयनाइज और एक्साइट करने की क्षमता रखती हैं। अब हम अल्ट्रावायलेट रेज को हमारे अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करें, अगर रेडियोलॉजिकल फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो अल्ट्रावायलेट रेज को हमारे कंसिडरेशन के लिए हम यहाँ पर उपयोगी नहीं समझेंगे। अतः इसको हम आयनाइजेशन
रेडिएशन की कैटेगरी में न डालते हुए हम अब उन्हीं आयनाइजिंग रेडिएशंस की बात करेंगे जो कि मीडियम को आयनाइज और एक्साइट करने के लिए कैपेबल हैं तथा उनके उपयोग मेडिकल के क्षेत्र में तथा अन्य रिसर्च व इंडस्ट्री एप्लीकेशंस में है। उन्हीं रेडिएशन को हम यहाँ विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अब हम आयनाइजिंग रेडिएशन के बारे में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आयनाइजिंग रेडिएशंस को यहाँ प्रदर्शित किया गया है जिसमें गामा रेज, एक्स रेज, फास्ट इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं हैवी चार्ज पार्टिकल आते हैं। वहीं पे हमने एक्स रेज को कई एनर्जी के हिसाब से कई भागों में वर्गीकृत किया गया है जिसमें कि उसको हमने लो एनर्जी सॉफ्ट एक्सरे, डायग्नोस्टिक रेंज एक्सरे, ऑर्थो रेंज एक्सरे, इंटरमीडिएट एक्सरे एंड अपवर्ड मेगा वोल्ट एक्सरे के नाम से प्रदर्शित किया गया है। हैवी चार्ज पार्टिकल में आने वाले प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन, ट्राइटॉन, अल्फा एंड पायोन को प्रदर्शित किया गया है। अब हम आयनाइजिंग रेडिएशन को दो भागों में वर्गीकृत करेंगे जैसा कि आप सभी जानते हैं, डायरेक्ट आयनाइजिंग रेडिएशन एवं इनडायरेक्ट आयनाइजिंग रेडिएशन। तो आयनाइजिंग रेडिएशन के बारे में ही हम बात करें, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि आयनाइजिंग रेडिएशन इज जनरली हैविंग द कैपेबिलिटी टू एक्साइट और आयनाइज द मीडियम। साथ ही द एनर्जी, मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू आयनाइज और एक्साइट द एटम इज रिक्वायर्ड इन बिटवीन 4 to 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम डायरेक्ट आयनाइजिंग रेडिएशन की बात करेंगे तो आप सभी जानते हैं कि फास्ट चार्ज पार्टिकल्स जिसमें कि हमने प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन, ट्राइटॉन, अल्फा पार्टिकल आदि के बारे में बात की, ये सब कोलम्बिंग इंटरेक्शन के माध्यम से किसी भी माध्यम में ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं और जो कि डायरेक्टली मीडियम को आयनाइज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। साथ ही आगे बढ़ते हुए हम इनडायरेक्टली आयनाइजिंग रेडिएशन के बारे में आपको बताते हैं कि इनडायरेक्टली आयनाइजिंग रेडिएशन में एक्सरे, गामा रेज व न्यूट्रॉन आते हैं जो कि सर्वप्रथम अपनी ऊर्जा किसी चार्ज पार्टिकल को ट्रांसफर करते हैं तथा चार्ज पार्टिकल वह ऊर्जा कोलम्बिक इंटरेक्शन के माध्यम से मीडियम में स्थानांतरित करते हैं और इस तरह ये मीडियम को आयनाइज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अब इसी लेक्चर की सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए इन आयनाइजिंग रेडिएशंस की विस्तृत चर्चा करेंगे और इनके मेटल के साथ इंटरेक्शन के बारे में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी प्रकार का हमारे लेक्चर से संबंधित कोई डाउट है तो हमें कमेंट के माध्यम से आप लिखें और तथा उसमें आप इस लेक्चर से संबंधित प्रश्नों को बखूबी रूप से समझ पाएंगे और हम उनके उत्तर देने का अपना पूर्ण प्रयास करेंगे। साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ बने रहें ताकि आप रेडिएशन फिजिक्स के बारे में और आने वाली अपग्रेडेड लेक्चरों के साथ रूबरू हो पाए। थैंक यू।